आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के साथ आ गया है पोल्यूशन का लेवल जिस तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में एक बार फिर सांस लेने की तकलीफ होने लगी है, आंखों में जलन होने लगी है और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी फेफड़ों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि सामान्य लोगों को भी इससे बचना चाहिए, जितना हो अपने घर में रहें और मास्क का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि आप कोरोना के समय में हैं। कोरोना के लिए आपको रेस्पिरेटर वाला मास्क नहीं पहनना है, जैसे कि WHO की गाइडलाइंस है। और अगर आप रेस्पिरेटर वाला मास्क लेते हैं पोल्यूशन के लिए तो आपको कोरोना का खतरा है। तो ये बड़ी समस्या की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन आज हमने सोचा कि हेलो डॉक्टर के इस अंक में क्यों ना बात की जाए कि प्रदूषण के लेवल बढ़ने के बाद या सर्दियों में कान, नाक और गले पर क्या असर होता है। आज के अंक में इसी पर बातचीत। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश हेलो डॉक्टर आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है, उसका लेवल बढ़ गया है, तो उसका आपकी बॉडी पर, खास करके आपके कान, नाक और गले पर क्या असर पड़ता है। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर कल्पना नागपाल। डॉक्टर कल्पना नागपाल इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट हैं। खासकर रोबोटिक सर्जरी में उनका स्पेशलाइजेशन है। रोबोटिक सर्जरी पर हमने पिछली बार बात की थी, अगर आपको याद हो, और वो एपिसोड वो पॉडकास्ट मुझे इसलिए भी याद है, हालांकि मैंने तो पॉडकास्ट ही किया था, उनसे बातचीत की थी, लेकिन फिर भी मेरी एक शंका उस पॉडकास्ट में ये दूर हुई थी कि मुझे हमेशा लगता था कि रोबोट सर्जरी करते हैं। लेकिन डॉक्टर कल्पना नागपाल ने पिछली बार बताया था कि रोबोट सर्जरी नहीं करते, बल्कि कुछ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको यानी डॉक्टर को असिस्ट करते हैं वो सर्जरी करने में। तो पिछला हेलो डॉक्टर कल्पना नागपाल के साथ हमने जो किया था, उसके बाद ये आज दूसरी बार है कि वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और यहाँ पर ये बात मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इमरजेंसी में डॉक्टर नागपाल को फ़ोन किया और उनसे बात की और वो राज़ी हुई। इसलिए उनका स्वागत भी और उनका धन्यवाद भी। डॉक्टर कल्पना नागपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। थैंक यू। गुड इवनिंग। और बहुत थैंक यू आपको इसलिए कि आपने मुझे एकदम मैं इमरजेंसी में था और आपने मुझसे बातचीत करने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया, बट दैट इज फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। जी डॉक्टर नागपाल, जिस विषय पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और सर्दियां आती हैं तो वैसे भी कान, नाक और गले में प्रॉब्लम लोगों को होनी शुरू हो जाती हैं। मेरा बहुत बेसिक सवाल है, एक आम आदमी को समझाएं कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, कान पर ज़्यादा असर पड़ेगा, नाक पर या गले पर? इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे सब लोग जानते हैं, बहुत ही खराब है। नॉर्मली 0 to 500 रेंज होता है और उसमें 100 से ज्यादा अगर हो तो मरीज को हानिकारक हो सकता है, और हमारा तो 400 के करीब है, 400 से ज्यादा भी है। सो इससे क्या है, ENT मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। और आजकल आउट पेशेंट में स्नीजिंग को लेकर के या नाक से पानी बहना या फिर इचिंग, मतलब हर समय खुजली लगता है, आंखों में भी, नाक में भी, गले में भी, कानों में भी। और दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट सिम्टम, मतलब ज्यादातर लोग यही सिम्टम बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत खुजली होता है और छींकें और नाक से पानी बहना, और गले में खुजली के अलावा गले में दर्द भी, बीच बीच में सोर थ्रोट और आवाज भी भारी हो जाना, ये सब सिम्टम्स को लेकर के आते हैं। और असल में क्या होता है, ये पोल्यूशन का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के क्वांटिटीज बढ़ जाते हैं और इवन कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ जाते हैं। इससे क्या है, इसमें छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स, लाइक हम लोग कहते हैं PM10,
ये पार्टिकल्स बहुत इजीली जो नोज के अंदर से एब्जॉर्ब होकर के फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, लाइक नाक के भीतर ट्रेकिया, विंड पाइप और विंड पाइप से लंग्स तक जी। और इसके वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे मैंने बताया वो नोज के लाइनिंग में और साइनसेस के लाइनिंग में सूजन आ जाता है। अच्छा। तो इसीलिए हर समय नाक बंद बंद सा लगता है। और इरिटेशन के वजह से छींकें और पानी बहना, क्योंकि अंदर जो ग्लैंड्स है वो एक्सेसिवली सिक्रीट कर लेते हैं। कई बार पेशेंट ये भी कहता है नाक के पीछे से पानी गिरता है गले में। और हेडेक्स हो सकते हैं। और ये पोल्यूशन की वजह से जैसे कहा सूजन, और नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होता है यूस्टेचियन ट्यूब, उसमें भी सूजन हो जाता है और ये सूजन के कारण कान में दर्द होता है। और कान के दर्द ओटाइटिस मीडिया कहते हैं इसको, वो भी ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से। सो इस तरीके से लैरिंजाइटिस भी होता है, जैसे मैंने कहा वॉइस का चेंज होना और रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ लैरिंजाइटिस, रिपीटेड सोर थ्रोट्स, बार बार ये बताते हैं कि आवाज मतलब जैसे कहते हैं ना बीच बीच में गड़गड़ाहट और इसके अलावा दर्द, मीठा मीठा दर्द। और रिसेंटली क्या है, कुछ पेशेंट्स तालवे में सूजन करके आ रहे हैं और तालवे में भी सूजन इसी के कारण होता है, एलर्जी के कारण। सो पोल्यूशन इतना तक हो रहा है कि ये अगर हम नहीं कंट्रोल करें तो आगे चल के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये चीजें मैनिफेस्ट होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए हर समय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सही रखना जरूरी। और वो सही नहीं होने से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी अफेक्ट होता है। सो इसीलिए जिन पेशेंट्स को पहले ब्रोंकाइटिस और एस्थमा नहीं होता था, वो अब पोल्यूशन की वजह से मोर एंड मोर मतलब नंबर्स बढ़ गए। ट्रीटमेंट एक साथ जैसे हमारा ओपिनियन लेने के लिए रेस्पिरेटरी वाले हमारे पास भेजते हैं और हमारे पेशेंट्स को हम लोगों को लंग स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ता है। सो इंटर रिलेटेड होता है। जी, मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर नागपाल ये है कि कहाँ पर आपके ज़्यादा असर होता है, कान पर, नाक पर? जैसे नाक पर तो होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन कान पर उतना आम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दर्द नहीं होता है। आपको बहुत कम ऐसा सुनने में आता है कि पोल्यूशन की वजह से कान में दर्द हुआ हो, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये कैसे आपको पता लगे कि भाई ये जो दर्द हो रहा है या फिर ये जो चीज़ है ये पोल्यूशन की वजह से है। जी, डायरेक्टली कोई भी नहीं कह सकता है कि कान में दर्द पोल्यूशन की वजह से है। जैसे मैंने कहा, इट हैज टू बी इनडायरेक्टली, मतलब पहले नाक इफेक्ट होगा, फिर नाक से वो ट्यूब जो है, नाक और कान के बीच में जो ट्यूब है वो स्वेल कर लेता है, सूजन हो जाता है, उसके वजह से कान में दर्द होता है। लेकिन उसको हम एक जनरल टर्म दे देते हैं, चाहे वो पोल्यूशन से वजह से है इनडायरेक्टली एलर्जिक कॉज, या उसको फिर बैक्टीरियल कॉज या कोई और कॉज, बट अल्टीमेटली वो फीचर्स हम देखते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन में है तो एक्यूट ओटाइटिस में क्या, उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। लेकिन कान देख करके कोई ये नहीं कह सकता ये पक्का पोल्यूशन की वजह से हुआ है। बाकी नाक और गला देखने से ज्यादातर हमें पता चल जाता है ये पोल्यूशन रिलेटेड है या नहीं। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसको इस टाइम पर खासकर पोल्यूशन जब बहुत ज़्यादा है, क्या करना चाहिए? जी, अच्छा, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली जो पहले समर सीजन में अर्ली मॉर्निंग वॉक वगैरह करते थे ज्यादातर लोग, इस समय हम मना करते हैं। इस समय अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूटेंट्स का जो है डेंसिटी बहुत मैक्सिमम उस समय होता है, तो इसलिए डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज है, मान लीजिए पहले से ही एस्थमेटिक है या पहले से ही कभी क्रोनिक मतलब सीओपीडी कहते हैं हम लोग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सो अगर वो चीज है या कोई और लंग डिजीज है या इवन हार्ट डिजीज है प्री एग्जिस्टिंग, इन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि
लंग का डैमेज और ज्यादा बढ़ सकता है। और इनफैक्ट आजकल कोरोना को भी रिलेटेड जैसे पोल्यूशन की वजह से कोविड केसेस भी बढ़ गए हैं। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कह सकते हैं, बट वायरल मैनिफेस्टेशंस हो या पोल्यूशन रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस हो, सिमिलर होते हैं। फाइनली जो अंदर पैथोफिजियोलॉजी वो एक जैसा है, मतलब सूजन कॉज करता है। सो अगर दोनों चीज है, अगर मान लो पेशेंट को कोविड हो गया और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोल्यूशन है और उसके वजह से भी अंदर इफेक्ट्स है, इट इज लाइक टेकिंग मल्टीपल सिगरेट्स, तो आपका सूजन नेचुरली ज्यादा बढ़ जाता है और उसके वजह से लंग कैपेसिटी, एक होता है वाइटल कैपेसिटी, वो कम हो जाता है। जी। अच्छा, आपने यहाँ पर बोला कि सुबह की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए। सुबह मतलब बाहर लोग निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, वो नहीं करना चाहिए। ये सब पर लागू होता है या केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एस्थमेटिक या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो सभी के लिए कहती हूँ। आजकल जब 400 से ज्यादा है का मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा ही ह्यूमन हैजार्ड्स होते हैं और हमारा तो लेवल्स रेड जोन पर है। तो रेड जोन में इट इज एडवाइजेबल टू सिट एट होम। घर पे रहना बेहतर है। ट्रेडमिल मशीन ले लें, घर में कर लें, साइकिल ले लें, घर पे कर लें। सो एक्सरसाइज आराम से अपने चारों दीवारों के अंदर कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। मास्क लगा के भी बाहर नहीं निकलना है? मास्क पहन सकते हैं, लेकिन आजकल ये कंफ्यूजन है कि पोल्यूशन वाला मास्क पहन ले, मतलब एंटी पोल्यूशन वाला, या कोविड वाला मास्क पहने, क्योंकि वो इसमें फिर नहीं चलेगा और ये पहनोगे तो उसमें नहीं चलेगा। सो अब इंसान क्या करे? सो बेहतर है कि घर ही रहो। अब जैसे बहुत जरूरी है, जैसे हम लोग सब काम पे जाते हैं, वो अलग बात है। एंड उसके लिए तो आजकल कोरोना को लेकर के फर्स्ट उसी के बारे में ध्यान जाता है, तो 3 प्लाई मास्क पहन लेना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को N95 पहनना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पर एक चीज़ मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है। अमूमन जब पोल्यूशन बढ़ता है, जब हजार्डस हो जाता है और जब 400 के पार, जैसा कि आप बता रही हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति में है। अब तो नॉर्मल जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको भी आँख में जलन और नाक से पानी और तमाम चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है आपकी सांस फूलने लगती है और तब आप घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, जिसको आप डॉक्टर्स कई तरह से डिफ़ाइन करते हैं अलग अलग तौर पर कि आपको अस्थमा नहीं है, आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या करना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ अब नहीं हो रहा है, लग रहा है कि अब मुझे कोई दिक्कत होने लग रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ ये पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि वो ठीक हो जाता है जब पोल्यूशन डाउन होता है। तो उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सो मैंने जैसे कहा, अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं भी है तो नए केसेस भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, इमरजेंसी में भी आते हैं। बिल्कुल एकदम से यंग पीपल ऑल्सो, सांस फूल रहा है डॉक्टर साहब, बिल्कुल हो नहीं रहा, एंड हम लगाते हैं वो SpO2 मॉनिटर, तो 95 से कम होता है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस कैन ऑल्सो हैपन इन दिस सिचुएशन। इस समय केसेस आ रहे हैं। और लैरिंजाइटिस भी एक्यूट हो सकता है और उस समय भी ऐसे ही ब्रीदिंग डिफिकल्टी लगेगा, या तो पेशेंट को खांसी के साथ सांस में दिक्कत होगा या खांसी नहीं होकर के सिर्फ सांस में दिक्कत भी हो सकता है। और ये रीजंस अलग अलग होते हैं। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स में, वहां पर सूजन हो सकता है, जैसे रिंकीस एडिमा, वो भी इस टाइम पे ज्यादा होने का चांस होता है। और दूसरा प्लेन लैरिंजाइटिस, पूरा डिफ्यूज सूजन है, या लैरिंग्स अपर पार्ट ऑफ द एयरवे, उसके नीचे जो ट्रेकियाइटिस हो सकता है, मतलब ट्रेकिया जो विंड पाइप में सूजन, और ट्रेकिया ब्रोंकाई मतलब इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, उसमें भी सूजन होता है। सो इट डिपेंड्स कहाँ सूजन है, किस लेवल पर सूजन है, या डिफ्यूज को कई बार नाक भी बंद हो जाता है, लैरिंग्स भी बंद है और नीचे ब्रोंकाइटिस भी है। सो इट इज लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस ऐसे कहते हैं। सो इट डिपेंड्स पेशेंट को कितना ज्यादा सूजन है, बट इमरजेंसी में हमारे पास मेजर्स हैं। इमीडिएटली हम लोग नेबुलाइजेशन देते हैं, कई बार एड्रेनलिन नेबुलाइजेशन देना पड़ता है इमरजेंसी में,
या कई बार दूसरे सॉल्ट। मैं आऊँगा डॉक्टर, मैं इलाज पर अभी आऊँगा। यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है कि पोल्यूशन की वजह से बच्चों को क्या करना चाहिए। माँ बाप बहुत बच्चों को लेके थोड़ा सतर्क रहते हैं और बच्चों में ये प्रॉब्लम ना आने लग जाए, उनके ईएनटी पर कोई असर ना हो, उसके लिए बच्चों के साथ क्या करें। क्योंकि बच्चों के लिए आप ये भी नहीं कह सकते कि आप मास्क लगाइए अगर वो छोटे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, या फिर आप उनको ये नहीं कह सकते और वो मास्क लगाते भी नहीं हैं, अमूमन उतार दिया करते हैं। वहाँ पर आप क्या करें? जैसे मैंने एडल्ट्स के लिए कहा, आजकल बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए खेलने को, और छोटे बच्चों को खासकर बाहर नहीं घुमाना चाहिए। जैसे अभी फेस्टिवल सीजन है, कई लोग बाहर निकल रहे हैं, छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। वातावरण बिल्कुल, जैसे पोल्यूशन मैंने जैसे कहा, बहुत ज्यादा है, और इस समय ऐसे एक्सपोज करेंगे उनके नाजुक लंग्स को, वो चाइल्डहुड आस्थमा डेवलप हो जाता है, और चाइल्डहुड आस्थमा एक बार डेवलप होने के बाद वो फिर एडल्ट आस्थमा बन जाता है। ज्यादातर इस तरह से भी होता है। एंड ऑलरेडी अगर हेरिडिटरी फैक्टर है, कुछ लोगों को क्या है, सीरम आईजी वगैरह ज्यादा होता है, इसका मतलब अपने ही बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा है। सो मान लीजिए अगर एक कमरे के अंदर दीवार में सीलन है और उसमें कोई फंगस है, और उस कमरे में 5 लोग बैठे हैं, सबको एक जैसा रिएक्शन नहीं होगा। जिनका हाइपर सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा है उनमें सूजन ज्यादा बढ़ेगा, उनमें सिम्टम्स ज्यादा बढ़ेगा। सो सिमिलरली बाहर निकलो तो जिस प्रकार के एयर में पोल्यूशन है, और मैंने जैसे कहा अलग अलग पार्टिकल्स है, इट डिपेंड्स कि कौन ज्यादा हाइपर सेंसिटिव। ठीक। तो इसीलिए चिल्ड्रन में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही हम उनको ये ब्रोंकाइटिस और एस्मा जैसे डेवलप होने देते हैं, तो फिर ये आगे चल के और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नागपाल, बहुत विस्तार से आप बता रही हैं प्रदूषण के समय पर क्या करें क्या ना करें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे मार्केट में जो एयर प्यूरिफायर मिलते हैं, क्या वो लगाने चाहिए और क्या है उनके फ़ायदे, और क्या है घरेलू इलाज, या फिर कब आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आज तक रेडियो की खास पेशकश हेलो डॉक्टर आप सुन रहे हैं। मेरे साथ में हैं डॉक्टर कल्पना नागपाल। डॉक्टर कल्पना नागपाल इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट हैं। अभी ब्रेक से पहले हमें बता रही थी कि बच्चों को आप कैसे सुरक्षित रखें जब प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ज़्यादा हो, खासकर सर्दियों में। तो डॉक्टर नागपाल, मेरी यहाँ पर एक सवाल ये है कि मार्केट में एयर प्यूरीफायर जो मिलते हैं आजकल बहुत ज़्यादा चलन है उनका, कि आप वो ले लीजिए, लोग कार में लगवाते हैं, अपने घरों में लगवाते हैं, कारगर हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अगर कोमोबिडिटी है ऑलरेडी, जिनको हार्ट डिजीज है या पल्मोनरी डिजीज, वही लंग्स वाला, अगर आस्मा COPD ये चीजें हैं, जरूर खरीद लेना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जहाँ पर उनका टाइम मतलब वक्त बिताते हैं वहां पर ह्यूमिडिफायर होने से बहुत फायदा करेगा, क्योंकि कम से कम उन घंटों के लिए प्योर एयर ब्रीथ कर सकते हैं। बट जो लोग काम पे जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक जगह स्थिर जगह तो नहीं है, तो उनको अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए मुश्किल है। बट एयर प्यूरिफायर इज अ गुड आइडिया, वो होने से अच्छा है। खासकर घर पे भी जिस कमरे में ज्यादातर रहते हैं, एटलीस्ट कम से कम वहां लगा सकते हैं, और उससे काफी हद तक नीचे हो जाता है पोल्यूटेंट्स का
पूरा उसमें फिल्टर हो जाता है, इसीलिए फायदा तो करेगा ही। तो अगर खरीद सकते हैं तो बेहतर रहेगा। सो मास्क, एंटी पोल्यूशन मास्क एज वेल एज प्यूरिफायर्स एडवांटेज होता है। इसके अलावा अगर कोई CPAP, BiPAP ऐसे डिवाइसेस पहन रहे हैं, कुछ कंडीशंस में ये पहनना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम है ये, ऑक्सीजन पूरा ना मिलने के कारण। लेकिन कुछ लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, रात को सोते समय ऑक्सीजन बीच बीच में गिरता है, या COPD के कारण हर समय BiPAP का सपोर्ट रहता है, मतलब दीज आर एक्सेसरी डिवाइसेस। सो वो डिवाइसेस को भी साफ रखना चाहिए। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, उनमें फिल्टर्स लगे होते हैं, वो फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। सो वो फिल्टर्स को कॉन्स्टेंटली उसका सफाई होना चाहिए। जी। घर पर अगर आप हैं और आप शुरुआत में कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, आप जानते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, मसलन आप गर्म पानी की भाप ले रहे हैं, उसमें विक्स आप डाल लेते हैं और उसकी भाप आप लेते हैं, या फिर मार्केट में ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं, आप वो ले लेते हैं, और गले के लिए आप गागल्स करते हैं। ये सब राहत पहुंचाते हैं, ये जानते हैं सब लोग, लेकिन वो लेवल कौन सा हो डॉक्टर कल्पना नागपाल, जब आपको लगे कि अब आपको इससे आगे जाना है और डॉक्टर को दिखाना है? क्योंकि बहुत से लोग लापरवाही करते हैं और इन्हीं पर रहते हैं कि सर्दी है, निकल जाएगा, और हम गागल्स कर लेते हैं और स्टीम ले लेते हैं। ऐसा है कि कोई भी चीज एजम्पशन से नहीं चलता है, और ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसा है खासकर इन दिनों में जब कोरोना पैंडेमिक चला आ रहा है, पेशेंट्स कई बार आके हमको कहते हैं, मैम खांसी 3-4 दिन से है, लेकिन मुझे पक्का पता है ये कोरोना नहीं है और ये पोल्यूशन की वजह से भी नहीं। पेशेंट्स इस तरह से प्रिज्यूम करते हैं। इन रीजंस की वजह से खासकर किसी को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोविड है, वो 4-5 दिनों में फिर अचानक एग्रीवेट भी हो सकता है। और अगर पहले से ही कोमोबिडिटी है और आपने घर पे बैठ करके इलाज चालू कर दिया, तो 4-5 दिन में वो बिगड़ भी सकता है, स्पेशली ये विंटर्स में और पोल्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले हिस्ट्री के हिसाब से और एज के हिसाब से, अगर एल्डरली पीपल है, मतलब 60 के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है और उनको खांसी है या फिर सांस में दिक्कत है, सीधा उनको अस्पताल आना चाहिए। यंगर लोगों में घरेलू इलाज फिर भी ट्राई कर सकते हैं 4-5 दिन के लिए। अगर सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं तब उनको लेकर आ सकते हैं, बट मैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए ये चीज नहीं एडवाइस करूंगी। और जिनको कोमोबिडिटीज है, इन सबको तो आना ही चाहिए। मान लीजिए किसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है कई सालों से, ILD कहते हैं, उनको इस समय सिम्टम्स है तो उनको आ जाना चाहिए तुरंत, घरेलू इलाज नहीं चलेगा। ठीक है। ये सब, हाँ, गले में थोड़ा सा खराश है या थोड़ा बहुत नाक बंद है, 2-4 दिनों के लिए कोई बात नहीं, घरेलू इलाज चल सकता है। बट ये मैंने जैसे कहा, मल्टीपल फैक्टर्स है आजकल, सो हम किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो कोविड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इसीलिए कम से कम टेली कंसल्टेशन तो ले लेना चाहिए। डॉक्टर फिर बता देंगे, टेली कंसल्टेशन मतलब मेरा मतलब वर्चुअल कंसल्टेशन, घर पे बैठ करके एटलीस्ट डॉक्टर से ये चीज तो पता चल जाएगा कि ये कोविड सिम्टम्स है या एलर्जी रिलेटेड, मतलब अंडरलाइंग पोल्यूशन की वजह से, या कोई और बीमारी है। अकॉर्डिंगली डॉक्टर बता देंगे हॉस्पिटल आना है या जरूरी। ठीक है। मेरा अंतिम सवाल डॉक्टर कल्पना नागपाल के, बहुत लोगों में भ्रम रहता है कि अगर एक बार आपने अस्थमा की, या फिर अगर आपको अस्थमा है तो, या फिर नहीं भी है और सर्दियों में पोल्यूशन की वजह से आपके कान, नाक या गले में दिक्कत है, और मान लीजिए आपने इन्हेलर शुरू कर दिया, जो कि डॉक्टर्स कभी कभार प्रिस्क्राइब कर देते हैं आपको, तो बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि अगर एक बार इन दवाइयों को आपने शुरू किया तो हर सर्दी में आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इन्हेलर लेना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बहुत बार सुना है मैंने। ये सवाल भी अच्छा है आपका, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल अपने मन में यही होता है कि एक बार इन्हेलर शुरू हो जाता है तो हमेशा के लिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस साल किसी को जरूरत पड़ गया, एक एपिसोड ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया और उनको इन्हेलर का जरूरत पड़ता है, जरूरी नहीं है कि अगले बार भी होगा। बट कुछ और कारण अगर है,
अगर सीरम IgE लेवल्स मतलब इनेट हाइपर सेंसिटिविटी है या कोई और वजह से है जिस वजह से रिकरेंट एपिसोड्स हो सकते हैं, वो अलग बात होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार इनहेलर शुरू हो जाए तो हमेशा के लिए होता है। दूसरा, एस्थमेटिक्स को अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए। आजकल कभी कभी पेशेंट्स स्टेटस एस्थमेटिकस को लेकर के भी इमरजेंसी में आ जाते हैं। स्टेटस एस्थमेटिकस इज वेरी सीरियस, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा कई घंटों तक इंसान ब्रीथ नहीं कर पाता है। ही नीड्स इमीडिएट इमरजेंसी सपोर्ट एंड ये सब चीजें, इसीलिए हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही रहना चाहिए पेशेंट को। और हर समय हम अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डस्ट जितना हो घर में, वो डस्ट के एक्सपोजर से ज्यादा हो जाएगा। बाहर क्योंकि पोल्यूशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो घर में कम से कम मिनिमाइज रखें। वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? एटलीस्ट ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं, अगरबत्ती अवॉइड कर सकते हैं। जिन चीजों से, जैसे कुछ आग जलाने मतलब जलाते हैं ना पत्तों को, वो सब अवॉइड कर लेना चाहिए। तो जब बाहर इतना ज्यादा पोल्यूशन है तो कम से कम उसको और एग्रेवेट मत करिए। अभी से मैंने कल पटाखों की भी आवाज सुना था। पता नहीं लोग क्यों ये नहीं समझ रहे हैं कि हम रेड जोन में हैं और कई अलर्ट्स हैं ऑलरेडी। दिल्ली में मैंने जैसे कहा कोविड अलर्ट भी है और ये पोल्यूशन की वजह से भी अलर्ट है। सो कम से कम इस हवा को और बर्बाद मत करिए। तो प्लीज टेक कॉशन। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कल्पना नागपाल, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतने विस्तार से, इतने डिटेल में हमको बताया कि पोल्यूशन जब बढ़ रहा है तो किस तरीके से आप अपना ख्याल रखें, ख़ासकर अगर आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं, और अगर अस्थमा के पेशेंट्स नहीं भी हैं तो आपके कान, नाक और गले पर क्या इसका असर हो सकता है और कैसे आप ठीक हो सकते हैं, कैसे खुद को इस पोल्यूशन के लेवल बढ़ने के बाद खुद को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगर आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी बीमारी पर डॉक्टर से बात करें, तो वो भी हमको ज़रूर लिखकर भेजें। ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। तो अगले हफ्ते अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे हेलो डॉक्टर के नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाज़त दीजिए और अपने परिवार का अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।